एक बार फिर हम आए हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। जैसा कि आपको लग रहा है, जैसा कि चल रहा है विषय, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा हमको अलग लगता हो, क्योंकि हम जिन व्यक्तियों को पढ़ रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में हमने भी सोचा नहीं, उन्हें देखा नहीं। और जितना व्यक्ति देखकर सामने प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ हमको दिखाई देती है, फील होती है, टच कर सकते हैं उसको, जितनी वो समझ में आती है उतनी वो चीज़ें या वो व्यक्तित्व जो हमसे पहले आकर चले गए हैं उन्हें समझना इतना आसान नहीं होता है। आज बुक्स के माध्यम से हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या सोचते थे, क्या समझते थे, किस तरह के उनके विचार थे। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ईजी नहीं हो सकता है वो जो प्रथा है और एक सामने रहकर पढ़ने की देखकर हम कभी कभी उस व्यक्ति को जो बता रहा है शायद उसकी तुलना उसके साथ कर सकते हैं, ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक राष्ट्रीय नायक थे, उनका एक योगदान था और उस योगदान को बार बार याद करने के लिए हम उस व्यक्ति को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन में या किसी भी तरह से वो हमारे लिए उतने यूज़फुल नहीं लग सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ लोग उन्हें जानने के लिए पढ़ना चाहते हैं कि हाँ किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो वाकई में जानना चाहते हैं, वो जो आज सार्वजनिक जीवन में किसी तरह से सक्रिय हैं या सार्वजनिक जीवन में किसी तरह से लीड करना चाहते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध किस तरह से लोगों को या जनमत को तैयार किया गया और किस तरह से सोई हुई जनता को जगाने का काम किया गया उन राष्ट्र नेताओं के द्वारा। तो आज क्या वैसी ही परिस्थितियां हैं? क्या आज वैसी ही तानाशाही या अत्याचारी सरकार है या नहीं है? तो हम उसके खिलाफ किस तरह से खड़े हो सकते हैं या एक समाज को दशा और दिशा देने के लिए हम किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं? इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई पढ़ेगा या उस चीज़ को समझने का प्रयास करेगा तो ये उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ओजस्वी वक्ता थे, गर्मजोशी या जिनके विचारों में क्रांति की झलक मिलती थी, अंग्रेजों ने जिन्हें गलत तरीके से असंतोष का जनक कह दिया। ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ने का हमें मौका मिल रहा है। आप तिलक, बाल गंगाधर तिलक कह सकते हैं, लेकिन वो तिलक की तरह तो थे ही थे, लेकिन वो तलवार से भी कम नहीं थे। उनके जो भाषण थे वो अंग्रेजों को सोने नहीं देते थे, रातों की नींद उड़ जाती थी उनकी जब वो किसी दिन अच्छा कोई तेजस्वी भाषण या ओजस्वी वक्ता के रूप में जब अपना वक्तव्य देते थे। ठीक है, तो उन्होंने उस समय की जो प्रचलित धारणाएं थी राजनीति के विषय में उनका खंडन करने का काम किया, कांग्रेस का प्रतिरोध करने का काम किया, या कांग्रेस की जो कमियां थी उनको बाहर निकालने का काम किया, या वाकई में बताया कि वास्तव में राष्ट्रवाद क्या हो सकता है, या वाकई में सरकार के विरुद्ध जाकर जनहित के लिए कार्य करना कितना आवश्यक है। इस तरह के विचार रखे उन्होंने, तो टकराते रहते थे हर गलत चीज़ से। तो आज हम उसी वक्ता के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ने वाले राजनीतिक विचार। तो तिलक के जो राजनीतिक विचार हैं मुख्यतः हम उनकी चर्चा करेंगे। प्रश्न भी कई बार आपके आया हुआ है डायरेक्ट इस तरह का, और एक ही स्वराज्य। इनको लेकर मिस्टर तिलक के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या व्याख्या कीजिए, या तिलक के ये नारा दिया था उन्होंने, एक तरह से उन्होंने 4 सूत्र बताए थे स्वराज्य के लिए। ठीक है, उन 4 सूत्रों को अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो इन 4 सूत्रों के बारे में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आता है तो हम देखें और बात करें, चर्चा करें। तो जो विचारों की जो चर्चा है उसमें हम जिस क्रम में बात करने वाले हैं वो होगा इस तरह से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में मिस्टर तिलक के क्या विचार हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं राज्य का क्या प्रयोजन है, या राज्य क्या, किस उद्देश्य के लिए राज्य होना चाहिए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, तिलक के राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक सद्भाव, जो कि अंग्रेजों ने फूट डालने का काम कर दिया था।
हम तिलक के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत पढ़ेंगे स्वराज्य के संबंधी उनके विचार। फिर हम पढ़ेंगे साधनों के प्रति उनका दृष्टिकोण, क्योंकि मैंने बताया कि कांग्रेस के साधनों के प्रति उनमें कोई आस्था नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं तिलक के फिर क्या साधन दिए उन्होंने। पहले तो उन साधनों की आलोचना क्या थी, ठीक है। उसके बाद तिलक के हिंसक साधन। अब आप ये न मान लें कि हिंसक साधनों का समर्थन कर रहे हैं। तिलक के हिंसा के प्रति या हिंसक साधनों के प्रति विचार, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा संबंधी तिलक के विचार। क्योंकि अंग्रेजों ने भी शिक्षा को एक राजनीतिक हथियार के औजार के तौर पर उपयोग किया और भारतीयों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, या भारतीयों में जो फूट डालने का काम उन्होंने किया। तो आप देखिए लगभग कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9 आपके विचार हैं। इन विचारों को जब आप पढ़ लेंगे तो इसका मतलब आपने किसको पढ़ लिया, तिलक के राजनीतिक विचारों को आपने पढ़ लिया। ठीक है, और भी कोई छोटी मोटी बात होगी तो हम उसकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि तिलक जो हैं वो एक तरह से आक्रोश का जनक कहने का पीछे क्या लॉजिक था, ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है। तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय प्रचलित प्रश्न आ जाता है कि तिलक को असंतोष का जनक किसने और क्यों कहा। तो जब आप इसकी बात करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें उस समय की जो प्रचलित धारणाएं हैं, चाहे स्वतंत्रता के प्रति हो, राज्य के प्रति हो, चाहे शिक्षा के प्रति हो, उन सब के प्रति तिलक ने आक्रोश व्यक्त किया, उन्हें पूर्णतः बदलने का काम किया। तो अब इस प्रश्न का उत्तर अलग से नहीं लिखाना पड़ेगा या उसको समझाना नहीं पड़ेगा। आप जब इसमें देखेंगे, उन भावनाओं को देखेंगे तिलक की, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं भारतीयों में जो असंतोष था, जिसको कांग्रेस ने ढककर रखने का प्रयास किया था, उसको तिलक ने उजागर करने का प्रयास किया। ठीक है, भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं वो आक्रोश जन्म ले रहा था। कांग्रेस की कार्यशैली उन्होंने देखी 1885 से लेकर 1905 तक, क्या मिला, विभाजन हो गया बंगाल का। अकाल के समय जो कांग्रेस की कार्यशैली कह दो या ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली कह दो, उसके कारण भी आक्रोश लोगों में जन्म ले रहा था। तो वो व्यक्ति नहीं बोल सकते थे, निम्न स्तर के थे, एजुकेटेड नहीं थे, या अपनी दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें इस तरह के विचारों के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो तिलक जो लीडर थे, तिलक ने इस तरह के विचारों को, उनकी भावनाओं को सरकार के समक्ष रखने का काम किया, और इसीलिए उनको क्या कह रहे थे, अंग्रेजों की दृष्टि में वो क्या कहलाए, असंतोष या असंतोष के जनक कहला रहे। तो हम देखें पहला जो विचार दिया है, या राजनीतिक जो विचार है, स्वतंत्रता राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आती है। तो इसको देखें, तिलक जो थे अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो परमात्मा है उसका ही अंश किस में है, हम लोगों में। तो हम लोगों को किसी के द्वारा बंदिश नहीं रखा जा सकता, बंधन में नहीं रखा जा सकता। अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं या हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर को इंगित करते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे भीतर। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। हम किसी के अधीन नहीं रहें, हम किसी के प्रति कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि हमें उस ईश्वर को जवाब देना मुश्किल पड़े। तो ऐसा उनका मानना था, इसलिए वो अधीनता है उसका क्या करते हैं, विरोध करते थे। और अद्वैतवाद में विश्वास करते थे, अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में, इसलिए हमने पहले भी बात की कि वो राजनीतिक स्वतंत्रता को या राजनीतिक परिवर्तन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे बजाय सामाजिक सुधारों के।
ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी के अधीन हैं तो इसका मतलब आप ईश्वर के उस अंश का या उस प्रभाव का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं या उसको अपने अंदर नहीं ला पा रहे। ठीक है ना, देखें आप इसको, व्यक्ति के अस्तित्व और स्वतंत्रता को ईश्वर के अस्तित्व से जोड़ते थे, यानी जो स्वतंत्र व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, अपने अंदर ईश्वर का अंश मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश मानते थे। अतः जो व्यक्ति है व्यक्ति के अधीन नहीं हो सकता, व्यक्ति व्यक्ति के अधीन नहीं हो सकता, इक्वल है दोनों, इसलिए वो इस परतंत्रता का भी क्या करते थे, विरोध करते थे। मिस्टर तिलक क्या करते थे कि ये जो परतंत्रता है यह किसी भी प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नहीं है, और खासकर ब्रिटिश सरकार की वो आलोचना करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वतंत्र पराधीन करने के साथ साथ उसके चरित्र को, उसकी नैतिकता को भी समाप्त करने का काम किया है। यहाँ देखिए, और अब समानता और असमानता, तिलक के द्वारा जो पश्चिमी जो स्वतंत्रता है पश्चिमी स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे। जिसको हम कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। यानी प्रतिबंध रहित, ये ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत है ही नहीं। ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहते थे जहां पर नाम मात्र का प्रतिबंध भी न हो। तिलक के अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रतिबंध हो, जैसा कि हमारे मूल अधिकारों को देखें आप, या किसी अन्य नीति निर्देशक तत्व को देखें, मूल अधिकारों को देखें स्पेशली, वहां पर जो अधिकार दिए गए हैं उसके साथ कोई ना कोई प्रतिबंध उपलब्ध है। ऐसी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं तिलक, न कि पश्चिम की तरह पूर्ण स्वतंत्रता जो प्रतिबंधों से बिल्कुल रहित हो। क्योंकि अभी मैंने जहाँ तक क्या बताया, अब आप कहेंगे सर आप तो मना कर रहे हैं, यहाँ पर ये शामिल है, तो मेरी बात आगे और देखें आप। तिलक ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं, या तिलक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि स्वतंत्रता वही सही है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं और क्षमताओं को बढ़ा सकता हो। यानी ऐसी स्वतंत्रता जो आपके हितों के लिए, आपके गुणों में वृद्धि करने के लिए, आपके व्यक्तित्व को विकसित करने के काम आए, उस स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं मिस्टर तिलक। जबकि पश्चिम में क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता उपलब्ध है हर प्रकार की, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे कोई और, लेकिन वहां पर कई बार वो अपना अहित कर बैठते हैं। ठीक है, अभी आप देखते हैं कि अमेरिका में स्कूलों में अपनी सुरक्षा के लिए गन्स ले जाते हैं बच्चे, कानून ऐसा, वहां ले जा सकते हैं, ले जाते हैं, तो कई बार वो आपस में एक दूसरे पर गन फायर कर देते हैं। ठीक है, अब वहां स्वतंत्रता है, लेकिन वहां पर उसका दुष्परिणाम भी, छोटी छोटी बातों पर भी लोग गन फायर कर सकते हैं, होगी गन तो करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई रूल, स्वतंत्रता अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने में की जानी, व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करने में आवश्यक है। ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं मिस्टर तिलक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें आप
कि स्वतंत्रता किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ तक हमारे लिए उपयोगी है या कहाँ तक हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए उस पर थोड़ा सा क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। जिस बगीचे का कोई माली नहीं होता वो अक्सर उजड़ जाया करते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना है। या जिस बगीचे का माली योग्य नहीं होता वो बगीचे भी उजड़ जाया करते हैं। तो थोड़ा सा प्रतिबंध हो अगर, तो वो आपके लिए दिशा का काम करेगा। अति सभी जगह खराब होती है, ऐसा हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहते हैं, धार्मिक ग्रंथों में कहते हैं, ऐसा कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयते। तो वो इसलिए कहा गया है क्योंकि थोड़ी बहुत पाबंदी हमारे ऊपर होनी चाहिए, या थोड़ी बहुत जो पाबंदी होती है वो किसी भी प्रकार से व्यक्ति को क्या करती है, एक सही दिशा में आगे ले जाकर आगे बढ़ाने का काम करती है। आगे देखें, ये जो पहली बात थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस सभी को चाहिए, लेकिन वह आपके लिए हानिकारक नहीं हो, इसका प्रबंध किया गया। उदारवाद का समर्थन जरूर करते हैं, पश्चिमी स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन तिलक जो है, जो पश्चिम का उदारवादी नजरिया है, पश्चिमी उदारवादी नजरिए का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। संकुचित मानसिकता, यानी जिस तरह से वहां जाति भेद नहीं है, तिलक भी जाति भेद में विश्वास नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता की बात करते हैं मिस्टर तिलक। हमारे यहाँ पहले जब वर्ण व्यवस्था थी तो कुछ वर्णों को कुछ कार्य निश्चित कर दिए गए थे कि ये वर्ण इस व्यक्ति का दायित्व ये है, इस वर्ण के व्यक्ति का दायित्व ये है और इस व्यक्ति के वर्ण का दायित्व ये है। यानी वो जो स्वतंत्रता थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वहाँ पर सीमित कर दी गई थी। हालांकि उसका भी अपना एक लॉजिक था, लेकिन कालांतर में उसमें कुछ कमियाँ इंक्लूड हो गई थी। उन कमियों को दूर नहीं किया गया, उनका कोई रेमेडी उपलब्ध नहीं करवाई गई, उस वजह से वो हमारे लिए कुरीति के रूप में बदल गए। तो इस तरह की, लेकिन पश्चिम में इस तरह का कोई जातिवाद या इस तरह का कोई बंदिश या प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो इसका समर्थन करते हैं तिलक। तो यहाँ पर तिलक को जब आप देख रहे हैं तो तिलक, आप खुद देखिए, तिलक ने पश्चिमी शिक्षा पद्धति से भी अध्ययन किया है, वहाँ भी पश्चिमी अध्ययन पद्धति में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। भारतीय पद्धति का माहौल उन्हें घर में मिला, तो इसका एक पॉजिटिव प्रभाव ये रहा कि उन्हें दोनों पद्धतियों की अच्छाइयाँ और वीकनेस दोनों का पता था, इसलिए वो दोनों पद्धतियों में तालमेल बैठाने का प्रयास करते थे। आगे चलें, जो दूसरा हमारा जो विचार है उसको देखें। उसको देखेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। तिलक के बारे में जो भी हमारी धारणाएं हैं वो अभी क्लियर होती चलेंगी, क्योंकि गुस्सेल व्यक्ति लगते हैं, जो पढ़ते हैं तो बहुत उग्र लगते हैं, हिंसक साधनों में विश्वास रखते हैं, क्रांति करने का समर्थन करते हैं, लेकिन उनके पीछे भी कहीं ना कहीं एक सच्चा राजनीतिज्ञ या राजनीति के बारे में तो अगर मैं कहूँ तो उन्हें राजनीतिज्ञ के तौर पर कम, समाज सुधारक या समाज को जागृत करने वाले व्यक्ति के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है। दूसरी हम बात कर रहे हैं राज्य के प्रति उनके विचार। अभी जैसे मैंने बात की थी जॉन स्टुअर्ट मिल का जो विचार है, अब देखो बेंथम और ये जो व्यक्ति हैं वो उपयोगितावाद की बात करते हैं, यानी राज्य का अधिकतम लोगों के सुख के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, या अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का जो सिद्धांत दिया गया है पश्चिमी विचारकों के द्वारा, यानी वो राज्य का स्वरूप इतना ही मानते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख के लिए काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हितों के लिए काम करे। लेकिन तिलक राज्य के इस राज्य की जो ये भूमिका है, इस भूमिका का विरोध करते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना था, उन्होंने कई एग्जाम्पल्स ऐसे दिए, उन एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जब सुकरात, जो कि बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ के तौर पर गिने जाते हैं, आज उनकी रचनाओं को उनके शिष्यों के द्वारा समझा जाता है, तो कहीं ना कहीं आता है कि उनके विचार उस समय शायद उन लोगों के समझ में नहीं आए, लेकिन आज के हिसाब से वो विचार जो थे वो अत्यंत उचित थे, अनुकूल हैं आज की व्यवस्था के। लेकिन उस समय उन लोगों के द्वारा जब ये विचार समझे नहीं गए तो उन्होंने सुकरात को जहर पीकर अपने प्राण त्यागने पर विवश किया गया। बहुजन यानी बहुत सारे लोगों का विचार हो गया,
और एक व्यक्ति जो योग्य था, सक्षम था, सही था, उसको अपने प्राण देने पड़े। इसलिए जो पश्चिम की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का क्या करते हैं मिस्टर तिलक, विरोध करते हैं। तो राज्य के संबंधी उनके विचार क्या हो गए, देखें आप। तिलक पश्चिमी मान्यताओं जिनमें क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, बहुमत की बात हो गई, खासकर ब्रिटेन में, और हमारी रेल पर भी यही मिलेगा आपको, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सुखाय पर आधारित राज्य का समर्थन नहीं करते थे। आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब यह है कि पश्चिम में यह अवधारणा थी कि राज्य को बहुत सारे बहुमत के सुख के लिए कार्य करना चाहिए, या बहुमत के हितों के लिए, या बहुजन लोगों के हितों को ही राज्य का हित मानकर काम करना चाहिए। जबकि तिलक ने यहाँ पर इस बात का विरोध किया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैंने बताया, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मिस्टर सुकरात का, जब बहुत सारे लोगों ने मिलकर उन्हें आत्महत्या पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। विद्वान व्यक्ति, राजनीति के पुरोधा व्यक्ति माने जाते हैं, जिनके शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, क्योंकि वो व्यक्ति संख्या में क्या था, एक था, अकेला था, तो इसका मतलब वो गलत नहीं था। या ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति गलत नहीं हो सकता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, एक व्यक्ति गलत हो सकता है तो पब्लिक वैसे उसके साथ कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति सही होता है तो कई बार उसे बहुमत के विरोध का सामना करना पड़ता है। जो प्रचलित मान्यताओं के अगेंस्ट जाकर काम कर रहा होता है, उसको संभवतः बहुत बड़े या भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे उन्होंने किसका दिया, ईसा मसीह का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईसा मसीह के द्वारा जिन लोगों को ज्ञान दिया गया या जिन लोगों को समझाया गया, उन्हीं लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाने का प्रयास किया, और उनके भले के लिए काम कर रहे थे। जबकि ईसा मसीह उपदेश दे रहे थे, वो जो लोग थे, जन सामान्य था, उनके हितों के लिए, उनके विकास, उनके मोक्ष या उनकी जो सांसारिक जो आवश्यकताओं के अतिरिक्त जो ईश्वरीय आवश्यकताएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए या उनको प्राप्त करने में सहयोगी बन रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना और ईसा मसीह को उन्हीं लोगों ने क्या लटका दिया, सूली पर लटका दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ भी दूसरा आता है, पांडवों का अगर उदाहरण दिया जाए तो पांडव भी संख्या में कितने थे, 5, और कौरव कितने थे, 100। तो अगर यहाँ पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत अगर जो दे रखा है बेंथम ने, उसका समर्थन करते तो तिलक के अनुसार तो पांडवों को मर जाना चाहिए था, या पांडवों को शासन नहीं मिलना चाहिए था, कौरवों को मिलना चाहिए था। लेकिन क्या वो इतने सक्षम थे क्या, या राज्य को इनके हाथों में दे रखा था तब राज्य सुरक्षित था, या इनके हाथों में, 5 पांडवों के हाथों में राज्य सुरक्षित था? तो ऑब्वियसली तिलक का मानना है, या कोई भी मानेगा जनरली, उस समय जब दुर्योधन खुद सिंहासन पर था तब उसके मन में ये विचार नहीं आया, तब तो वो किस पॉलिसी पर काम कर रहा है, 100 भाइयों के हित के लिए हमें सिंहासन मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो इस बात का बिलीव नहीं करता और वो कहता कि योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो स्वतः आगे बढ़कर अगर पांडवों को शासन देता तो शायद उसका जीवन भी बचता, और उसकी जो आज छवि बनी हुई है, वो भूमिका या वो इमेज ऐसी नहीं बनी हुई होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने वहाँ पर अपने संख्या बल के आधार पर और उनके संख्या बल को कम देखकर अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास किया। तो इसी का विरोध तिलक करते हैं। उन्होंने ये एग्जाम्पल देकर इसलिए कहा कि राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्य को ये काम नहीं करना चाहिए, राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, फिर राज्य क्या करे, इसके लिए तिलक कह रहे हैं कि इसके लिए तिलक ने क्या कहा कि राज्य की ये
राज्य की उत्पत्ति का दायित्व या राज्य का जो दायित्व है वह आम जन या सामान्य जन नैतिक चारित्रिक विकास के लिए सहायता करना है। सहायक होना है, यानी राज्य की उत्पत्ति, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि मार्क्स भी चाहते हैं कि राज्य समाप्त हो जाए, मिस्टर गांधी भी चाहते हैं कि राज्य क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, दोनों इस बात पर सहमत हैं। तो ये तिलक ये नहीं चाह रहे हैं कि राज्य समाप्त हो जाए, तिलक ये चाह रहे हैं कि राज्य जो है वो इस तरह से कार्य करे कि जिसके कारण जन सामान्य का जो चरित्र है उस चरित्र को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अगर व्यक्तियों का चरित्र उच्च स्तर का होगा तो उन्हें किसी तरह की कोई सहायता प्राप्त करने की, वो स्वयं इतने समर्थ होंगे कि अपनी स्वतंत्रता और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर सके। ऐसा राज्य का प्रयास होना चाहिए, या राज्य की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए, न कि उसे लोकतंत्र में लेकिन बहुमत है, आप ये ध्यान रखिए, बहुमत की सरकार का विरोध इनडायरेक्टली कर रहे हैं, या सरकार के द्वारा सिर्फ बहुमत के हितों को ही ध्यान रखना उचित नहीं मान रहे मिस्टर तिलक। तो आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में जब हमारी सरकारें हैं तो वह अल्पसंख्यकों के लिए भी कार्य कर रही है और बहुसंख्यकों के लिए भी काम कर रही है, और संपूर्ण विश्व में इसी तरह की जो विचारधारा है वो निरंतर चलायमान है। निरंतर सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं कि समाज के सभी वर्गों को संतुलित रखने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्य है मिस्टर तिलक के अनुसार वो राज्य देख रहे हैं हम, इसके अतिरिक्त तिलक ने कहा कि भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण परिपूर्ण होकर नैतिक और बौद्धिक क्षमताओं से पूर्ण नागरिकों से सुसज्जित होना चाहिए। इसके लिए ब्रिटिश राज्य की जो भूमिका थी दाता की और हमारी याचक की, उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्यों? ब्रिटिश शासन जो था वो समानता मूलक कार्य नहीं करता था, स्वतंत्रता का समर्थन नहीं कर रहा था। इसलिए मिस्टर तिलक ने इस बात का विरोध किया कि हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करें, चाहे वो न्यूनतम हो, चाहे वो अधिकतम संख्या में हो, चाहे वो जरा से हो, ज़्यादा हो, अनपढ़ हो, निरक्षर हो, बल्कि उन्हें सक्षम बनाकर वो कार्य करें। कहने का मतलब है कि राज्य का ये दायित्व नहीं है कि जो, अब जैसे अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो सरकार को सिर्फ उन्हीं लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो कि टैक्स पेयर है, जो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं या टैक्स देने के कैपेबल नहीं है, उनके हितों का भी ध्यान रखें। जो अर्निंग के योग्य नहीं है उन लोगों का भी ध्यान रखें। उन्हें पहली बात तो तिलक के अनुसार वो उन्हें इतना सक्षम बनाए कि वो अपनी अर्निंग्स कर सकें, अपने हितों के लिए काम खुद कर सकें। याचक और दाता वाली जो भूमिका है क्यों करते थे? क्योंकि तिलक याचक और दाता की भूमिका निभाते थे। कौन? ब्रिटिश राज्य ने भारतीयों को याचक के रूप में परिलक्षित किया और अन्य लोग खुद को दाता के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया तिलक के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश राज्य के द्वारा। इसलिए
मिस्टर तिलक ने इनका विरोध करना उचित समझा, या उस प्रकार के राज्य का क्या किया उन्होंने, विरोध किया। ठीक है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि तिलक राज्य की, और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि वो भारतीय शासकों के द्वारा किए गए अत्याचारों का समर्थन करते हैं। तिलक के समय मिस्टर क्या कहते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता था, इसलिए वो ब्रिटिशों का विरोध कर रहे हैं। अगर वो भारतीय शासक किसी तरह का अत्याचार करते हैं तो तिलक उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। आगे चले हम राष्ट्रवाद में। राष्ट्रवाद अपने आप में हमारे यहाँ जो क्वेश्चन बनता है राष्ट्रवाद का, उसमें मेनली एक तो प्रश्न आता है मिस्टर विवेकानंद के राष्ट्रवाद को समझाइए, या फिर कहीं ना कहीं आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो बिंदु है राष्ट्रवाद, इसका एक प्रश्न जरूर आएगा और उसमें विवेकानंद का भी पूछा जा सकता है, गांधी, दयानंद, ये मुख्य इनके राष्ट्रवाद के ऊपर कई बार छोटा प्रश्न आ जाता है, तो हम बात करेंगे इनकी। लेकिन तिलक का राष्ट्रवाद हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि तिलक पहले व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के विरोध की बात कर रहे थे, वो भी स्पष्ट तौर पर खुलेआम उन्होंने क्या किया, विरोध करने का प्रयास किया। देखें हमारा अगला तिलक का राष्ट्रवाद। देख लिया होगा आपने इसको, तिलक किस तरह के राज्य का समर्थन करते हैं और किस राज्य का या किस राज्य संबंधी सिद्धांत का विरोध करते हैं, क्योंकि बेंथम और स्टुअर्ट मिल दोनों के विचारों में परिवर्तन है। मिल का जो विचार है वो भी यही कहता है कि राज्य को, व्यक्ति को विकास में सहायक होना चाहिए, वो परिस्थितियां उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपना विकास कर सके। तीसरा देखिए राष्ट्रवाद को लेकर, तिलक का जो राष्ट्रवाद है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उनके प्रारंभिक जीवन में जुड़ी हुई है। उनके फादर शिक्षक, वो खुद भी और संस्कृति भी ब्राह्मण, और दूसरा उन्होंने कांग्रेस की जो रूपरेखा देखी उस रूपरेखा के अगेंस्ट में उन्होंने याचक की धारणा को त्यागा। देखें आप, तिलक एक उत्कंठ राष्ट्रवादी थे। अब यहां पर राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, उनके राष्ट्रवाद में ब्रिटिश सरकार का विरोध, ब्रिटिश सरकार का विरोध, ब्रिटिश या कहते हैं पश्चिमी संस्कृति का विरोध, भारतीय संस्कृति का समर्थन शामिल था। कहने का मतलब वो भारत को किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सभ्यता या संस्कृति से कम नहीं मानते थे। जैसा कि कई हमारे जो विचारक हैं, भारतीय विचारक, वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज की जो कमियां हैं उनको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे कि जिससे लगता था कि भारतीय समाज में किसी तरह की कोई खूबी नहीं है, या भारतीय समाज जो है वो बहुत पिछड़ी हुई सभ्यता है, संस्कृति है। जबकि तिलक ने जो वेद पढ़े थे या जो भारतीय साहित्य पढ़ा था, इतिहास पढ़ा था, उसके अंतर्गत उन्होंने जो काम किया, उस काम के अंतर्गत उन्होंने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिलक के द्वारा
तिलक के द्वारा प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया गया था। उसको कैसे जोड़ रहा है, आप ये ध्यान रखिए कि आप देखते हैं कि ये आसान काम नहीं होता है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि नई चीज आकर्षक होती है, सबको पता है, और नई चीज जो आकर्षक है उसके प्रति आकर्षित होना भी स्वाभाविक है, लेकिन उस नई चीज के लोभ में आप ऐसी चीज को छोड़ने जा रहे हैं जो कि पीढ़ियों से, सदियों से आपका साथ दे रही है, आपके साथ है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप में वो गुण, वो विशेषताएं आती रही हैं। आप एकदम से ब्रिटिश सरकार के समर्थन में आकर या ब्रिटिश सरकार को देखकर आप उन्हें त्याग नहीं सकते हैं। क्या कह रहे हैं, उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके आधार पर तिलक ने इतिहास और वर्तमान में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। वर्तमान में सामंजस्य संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, इसीलिए इन्हें कुछ लोग क्या कहते हैं, पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवादी। पुनरुत्थान राष्ट्रवादी। ठीक है, यानी वो जो पिछली हमारी जो अच्छाइयां थी, हमारे राष्ट्र में जो खूबियां थी, उन खूबियों को भी उन्होंने बाहर लाया, उन्होंने बाहर लाकर वर्तमान परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाया। जो चीज़ें अच्छी नहीं थी उन्हें छोड़ दिया, और जो बेस्ट थी हमारे यहाँ उनका लाने के साथ साथ पालन भी किया। जो जो भारतीय संस्कृति की अच्छाइयाँ थी उनको वो पालन भी करते थे। ऐसा नहीं कहकर भूल गए, छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो तिलक के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनका राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद नहीं था, लेकिन उनका राष्ट्रवाद भारतीयता को छोड़ने को तैयार नहीं था। उनके राष्ट्रवाद में भारतीयता या भारतीयकरण जो था वो बिल्कुल स्पष्ट तौर से दिखाई देता था। इसके अंतर्गत वो स्वाभिमान का भी समर्थन करते थे। स्वाभिमान, त्याग, समर्पण जैसे विचारों को राष्ट्रवाद से जोड़ते थे। विचारों को राष्ट्रवाद से जोड़ते थे। यानी तिलक का जो राष्ट्रवाद है वो ब्रिटिश सरकार के विरोध तक ही शामिल नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिश सरकार का विरोध ही कर दें। वो भारतीयों की जो भारतीयता थी या भारतीयों की जो अच्छाइयाँ थी या भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व थे, उन मूल तत्वों को भी बाहर लाकर स्थापित करने में उनका विश्वास था, और यही उनका राष्ट्रवाद था। प्रत्येक भारतीय शामिल हो या प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र से जुड़े, इसके लिए उन्होंने अपनी कार्यशैली इस प्रकार की बनाई कि उसमें किसी भी जाति या वर्ग विशेष को महत्व न देकर समाज के सभी वर्गों को बराबर महत्व देने का प्रयास भी किया गया। किसके द्वारा? मिस्टर तिलक के द्वारा। ठीक है, यानी वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा इसमें बिलीव नहीं करते, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते थे मिस्टर तिलक, और यही उनका वास्तविक राष्ट्रवाद था। उनका मानना था कि जब तक सभी लोग सम्मिलित रूप से अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजों को भारत से भगाया नहीं जा सकता या बाहर निकाला नहीं जा सकता। वह भारत को एक मजबूत संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित करना चाहते थे, और उस राष्ट्र में किसी भी प्रकार की कोई असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धर्म आधारित नहीं होगी, ऐसा मिस्टर तिलक का मानना था। आगे चले। मतलब तिलक बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो उनके जो सोच है
उन मुख्य बातों को जब हम इसमें देख रहे हैं तो उसके आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। आगे चले। कहने का मतलब तिलक जब हैं यहाँ पर तो जो हमारी आत्मा संबंधी विचारधारा है, द्वैत अद्वैतवाद को लेकर जो विचार है, अद्वैतवाद को लेकर जो विचार हैं, और पुनर्जन्म में जो आस्था है, जो अच्छे कर्मों के फल, गलत जो कार्य करते हैं उनके फल, जो इस तरह की जो मेंटालिटी है हमारी, धर्म को और राजनीति को अलग नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर गांधी ने भी धर्म और राजनीति को अलग नहीं करने का प्रयास किया, जबकि ब्रिटिश जो व्यक्ति हैं या ब्रिटिश जो विचारक है, मैकियावेली का नाम आता है, उसने धर्म को और राजनीति को अलग करने का प्रयास किया। इसी कारण राजनीति का स्तर क्या हो गया, थोड़ा सा गिर गया, या हम कहते हैं कि हमारे अनुकूल नहीं आई, या भारत ने उस धर्म और राजनीति को अलग करने का जो विचार है वो उपयुक्त नहीं था। तिलक ने उन परिस्थितियों में ऐसा नहीं माना। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में कहीं ना कहीं गणेश उत्सव जो प्रारंभ किया, शिवाजी उत्सव जो प्रारंभ किए, वो कहीं ना कहीं धार्मिक विषय हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को संगठित करने का अवसर उपलब्ध करवाया उनके इन आंदोलन कार्यक्रमों से। ठीक है, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि वो जो आप जब जिस तरह बालक होता है, निश्चल होता है, वो किसी तरह का उसमें कोई एटीट्यूड नहीं होता है, तो जब वो खेलता है तो थोड़ी देर के लिए नाराज होता है, फिर जब खेलने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, फिर झगड़ लेते हैं, फिर कोई मौका आता है खेलने का, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब उन लोगों को इकट्ठा होने का मनोरंजन कह दें या सहायता करने का उनका रवैया कह दें या मिलजुल कर रहने की उनकी इच्छा कह दें, तो वो किस माध्यम से व्यक्त हो रही है, उत्सवों के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से लोग इकट्ठे हो जाते थे भारत में, शास्त्रार्थ सुनने आते थे। तो जब ऐसे मंच उपलब्ध हुए तो उन मंचों ने भारतीय जनमानस को उनके आपसी भेदभावों को भुलाने का मौका दिया। जब वो आपसी भेदभाव को बुलाकर इकट्ठे होते तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, जैसे किसी खिलाड़ी का होता है जीतना, तो वो भी जीतने के लिए प्रयास करते हैं। तो वहाँ वो भूल जाते हैं हम गोरे हैं, काले हैं, कमज़ोर हैं, ताकतवर हैं, सामने प्रतिद्वंदी कितना मजबूत है या हम कितने कमज़ोर हैं, ये सारी बातें भूलकर एकमात्र लक्ष्य होता है जीत। तो ऐसे ही इस राष्ट्रवाद के अंतर्गत उन्होंने उन उत्सवों के माध्यम से उन्हें इकट्ठा किया और एकमात्र उद्देश्य बताया कि पहले तो ब्रिटिश सरकार को हटाया जाए, उसके बाद खुद को विकसित किया जाए, समाज सुधार उसके बाद किया जाए। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यवस्था को बदलना ही तिलक का राष्ट्रवाद है। आगे चलें। जो हमारे लिए जो बात है, जो आज की भी हमारी मुख्य समस्याओं में शामिल की जाती है, उसमें है सांप्रदायिक सद्भाव। जो चौथा हमारा जो बिंदु है, सांप्रदायिक सद्भाव, ये आज के भारत की भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर ये संप्रदाय सद्भाव नहीं हो। थोड़ा सा ध्यान रखें आप इस बात का कि हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर उसकी जड़ कहीं ना कहीं प्राचीन भारत में शामिल है, आज खड़ी नहीं हो रही है वो। आज उस विषय को हम जिस तरीके से ले रहे हैं वो विषय इतना आसान नहीं है। देखें आप, तो मैं बता रहा था आपको कि सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो आज भी भारत के लिए सबसे बड़ी समस्याएं हैं, और खासकर जिस धर्म का साथ विवाद होते हैं या जिस धर्म को हम लेकर चलते हैं, हमारी आज़ादी का, हमारे देश का जो विभाजन हुआ वो भी धार्मिक आधार पर हुआ। मुस्लिम संप्रदाय ने सीधी कार्यवाही दिवस के तौर पर देख लें या पाकिस्तान की मांग को लेकर देख लें, कई बार बहुत हिंसक दंगे करने हुए उनके माध्यम से बंगाल में, ठीक है,
और उसके बाद भी हुए हैं, निरंतर अभी तक होते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को तोड़ने का काम या राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का काम किया गया है सांप्रदायिक दंगों के द्वारा। तो तिलक ने भी इन विचारों को ध्यान में रखते हुए बताने का प्रयास किया है कि सांप्रदायिक सद्भाव अपने आप में उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि अन्य पॉलिटिकल सिद्धांत या अन्य जो राजनीतिक विचार हैं उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के बराबर मानते हैं तिलक। देखें आप, तिलक का क्या मानना है। तिलक ने पहली बात तो देखें कि तिलक को तिलक को इस तरह की तिलक की छवि बना दी गई या इस तरह से उनको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया क्योंकि उन्होंने शिवाजी और गणेश उत्सव प्रारंभ किए तो शिवाजी का ज़्यादा विरोध मुस्लिम शासकों से रहा, तो उन्हें इस तरह की छवि दी गई कि जैसे कि जो तिलक हैं वो सांप्रदायिक आधार पर हिंदूवादी या हिंदू धर्म के बड़े अनुयायी या बड़े समर्थक हैं। तो ये विचारक फैलाया गया, इसका प्रचार प्रसार किया गया ब्रिटिश सत्ता के द्वारा और ब्रिटिश सत्ता ने के विरोध में मिस्टर तिलक ने या अन्य लोगों ने इस विचार को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया कई जगह। लेकिन फिर तिलक ने अपने विचारों में तिलक ने ये कहा या तिलक ने समझाने का प्रयास किया कि भारत में अगर सांप्रदायिक सद्भाव नहीं होगा तो भारत किसी भी व्यक्ति के काम का नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि उन्होंने जो उत्सव प्रारंभ किए उन उत्सवों में उन्होंने किसी भी तरह के कोई मुस्लिम भावनाओं को विकसित नहीं किया तिलक के द्वारा। कुछ लोगों ने तो इनका प्रचार प्रसार किया तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए शिवाजी व गणेश उत्सव ब्रिटिश सरकार के प्रति या ब्रिटिश सरकार के विरोध में किया गया संगठन था। विरोध में भारतीयों का संगठन था। इसमें कहीं भी मुस्लिमों के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ कार्य योजना नहीं थी। यानी तिलक ने खुलेआम कहा या तिलक ने कहा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ संगठित हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये उत्सव प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि इसमें हम मुसलमानों का विरोध करने के लिए काम कर रहे हैं या मुसलमानों के विरुद्ध जाने के लिए या उनको चोट पहुंचाने के लिए या उनका नुकसान करने के लिए हम जा रहे हैं। उनका मानना था कि भारत, वही बात बहुमत और अल्पसंख्यक वाली, भारत एक बहुल समुदायवादी है। और उन्होंने कभी भी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा नहीं दी, यानी हिंदू राष्ट्र के बारे में बात नहीं की या उसको महत्व नहीं दिया। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब तिलक मुसलमानों के समर्थन में आ गए और वो इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए आ गए, ऐसा भी नहीं है। उनका मानना था कि भारत में बहुल समुदाय रहते हैं, तो वो इसका मतलब है कि वो पारसियों का भी समर्थन कर रहे हैं, जैनियों का भी कर रहे हैं, बौद्धों का भी कर रहे हैं, मुस्लिम्स का भी कर रहे हैं, हिंदुओं का भी कर रहे हैं, सिखों का भी कर रहे हैं। वो सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने के प्रयास में ही वो कहीं से भी इसे हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के अंतर्गत नहीं पाते हैं। तो यही है कि इसलिए क्योंकि भारत में जितने भी समुदाय रह रहे हैं, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सबको साथ रहकर चलने का
अवसर मिलना चाहिए। सभी साथ मिलकर रहें, सभी साथ मिलकर कार्य करें और सभी साथ मिलकर पहले तो अंग्रेज़ों का निपटारा करें, अंग्रेज़ों को राष्ट्र से भगाएं और उसके बाद वो किसी अन्य विरोध या अत्याचार का विरोध करें। कहने का मतलब उनके ऐसे विचारों के कारण ही आपको मैंने बताया था तिलक का केस किसने लड़ा? मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। अगर इनकी छवि कट्टर हिंदूवादी होती या किसी धर्म विशेष के प्रति इनका झुकाव अधिक होता तो शायद वो ऐसा नहीं करते। तो उनके ऐसे विचारों के कारण ही मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे शौकत अली हो, हसरत अली हो, मोहम्मद अली जिन्ना, बड़े नाम हैं मुस्लिम नेताओं के। शौकत अली, हसरत अली, तिलक का समर्थन करते थे। और इसी का परिणाम था कि मुस्लिम्स ने अंग्रेजी सरकार का विरोध करने में बराबर योगदान दिया। लेकिन कहीं कहीं चूक भी हुई। 1909 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने जो फूट डालने का प्रयास किया, उस फूट के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दरार आ गई थी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और अंत में जाकर भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि सांप्रदायिक सद्भाव, भारत में और भी अन्य भी धर्म के लोग हैं, जातियां हैं। कुछ मुस्लिम्स आज़ादी के बाद भी देश से नहीं गए, यहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि सांप्रदायिक सद्भाव का जो तत्व था वो भारतीय जनमानस में यहीं से डाला गया और यहीं से वो आगे चलता रहा। एक अलग बात है कि उसमें बहुसंख्या ऐसे लोगों की थी जो भारत का विभाजन चाहते थे या जिन्हें लगता था कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है और उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर ली। लेकिन आज भी एक बड़ा वर्ग है जो हमारे साथ यहीं रह रहे हैं और उनमें विवाद भी हैं, लेकिन उन विवादों को लेकर वो देश के विभाजन की बात नहीं करते। मिस्टर तिलक, इनके बीच जो विवाद होते थे उनको धर्म के आधार पर न देखकर सत्य या वास्तविकता के आधार पर उनका निपटारा करते थे, न कि धर्म विशेष को ध्यान में रखकर वो ऐसा करते थे। तो इस तरह हमने इनके कुछ विचारों को पढ़ लिया है। कुछ विचार और हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे और आगे ध्यान रखेंगे कि उन विचारों को ध्यान में रखते हुए और हम चर्चा करेंगे अगला जो विचार है उसकी। ठीक है, आप इन चारों विचारों को देखें, तिलक को समझने का प्रयास करें। उनके आगे और विचार हैं, उनको देखेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, देखें आप तिलक के राजनीतिक विचार।